नमस्कार मित्रों। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यदि आपका म्यूचुअल फंड निवेश लक्ष्य 5 वर्षों से अधिक का है और आप यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि एसआईपी या लमसम आपके लिए अधिक क्या उपयुक्त है, तो ये एपिसोड विशेष रूप से आपके लिए ही है। इस एपिसोड में हम निवेश की रणनीतियां, बाजार की स्थिति और जोखिम कारकों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे समक्ष हैं श्री दीपक कुमार, जो इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। श्री दीपक कुमार एक पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने 2 दशकों से अधिक देश की सेवा की है और उसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपने नए करियर की शुरुआत की है। वे एनएससी से प्रमाणित गोल्ड प्लानर हैं और दिल्लीशा ग्रोवेल्दी के संस्थापक संस्थापक भी हैं, जो निवेश, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं में लोगों की सहायता कर रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले कृपया करके अपने अनुभव और निवेश की यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार मनोज जी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें उनका स्वागत करता हूं कि आपने आपके मंच पे आने का मुझे आपने मौका दिया एक बार। और यदि मैं किसी निवेशक की मदद कर पाऊं तो इससे अच्छा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और मनोज जी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक कि आपको आपने सब कुछ तो बता ही दिया है मेरे बारे में कि मैं पिछले 20 वर्षों से भारतीय वायुसेना में मैंने काम किया और इसके बाद वीआरएस के बाद में मैंने एनएससी सर्टिफिकेशन लेकर के एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन करके और आईआरडीएस सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर बन करके मैंने काफी निवेशकों की मदद करी है। पिछले 4 साल से मैं अपने ऑडियंस के बीच में, अपने निवेशकों के बीच में जब जाता हूँ तो जो प्यार और सम्मान मिलता है और उनकी उनके आंखों में जो खुशी होती है वो मैं देखता हूँ कि मैं किसी काम उनके आ रहा हूँ और मेरा यही लक्ष्य है कि किसी तरह से उनकी मैं सेवा कर सकूं और सेवा भाव ही मेरा प्रथम उद्देश्य है। जी दीपक जी, जी। वैसे भी इस दुनिया में आजकल जो बाजार का माहौल चल रहा है, उस माहौल में आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। दीपक जी, आज हम एसआईपी और लमसम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले क्या आप हमें एसआईपी के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? जी मनोज जी, बिल्कुल। एसआईपी और एसआईपी से पहले मैं मनोज जी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बाजार का माहौल जो है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बाजार आज पहली बार गिर रहा है। बाजार हमेशा से गिरता रहा है, इससे बड़े बड़े फॉल आए हुए हैं। लोअर सर्किट भी लगाया बाजार में, अभी इस बार तो कभी लोअर सर्किट लगा ही नहीं। और अगर आप देखें तो 2008 और कोविड के दौरान जो भी मार्केट में फॉल आया था, आप देखिए उसमें किस तरह से बाजार गिरा होता है और बाजार गिरने के बाद में चढ़ा किस तरीके से। तो ऐसे में क्या है, निवेशक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे कि आपने पूछा कि एसआईपी। तो एसआईपी मनोज जी क्या होता है कि एसआईपी के माध्यम से हम हर मंथ अपना एक निश्चित राशि अपना म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। पर्टिकुलर कोई फंड सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हर महीने की एक कोई हमारी डेट फिक्स करते हैं, उसमें वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। और एक एनएवी जो है औसतन उसका हमेशा हर मंथ में एवरेजिंग होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर होते हैं तो उस टाइम पे क्या है, उसको एवरेजिंग का उसको बेटर फायदा मिलता है। जैसे इस समय मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है तो बेहतर है, एसआईपी एक अच्छा विकल्प है निवेशक के लिए। यह तो बहुत आसान तरीका लगता है, लेकिन क्या आप लमसम निवेश के बारे में भी थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? लमसम निवेश क्या होता है कि मार्केट को समझ मार्केट की समझ अगर यदि ये आपके अंदर है या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उससे अपनी मदद ले सकते हैं कि मार्केट में लमसम का इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। और ये लमसम क्या है कि एक मुश्त राशि, यदि आपके पास में ऐसा कोई अमाउंट पड़ा हुआ है बैंक में या फिर आपने कहीं सुरक्षित रखा हुआ है कि आप इंतजार कर रहे थे कि मार्केट में जब कोई अच्छा करेक्शन आएगा तो मैं उस समय इसमें निवेश करूंगा, सो दैट कि आप जैसे मार्केट में एक साइकिल के बाद में जब उछाल आएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो ज्यादा अमाउंट दे करके आपने नीचे मार्केट में ढेर सारी आपने यूनिट्स कलेक्ट करी बेसिकली। तो यही है औसतन कि आप लमसम निवेश नीचे जब मार्केट होता है और मार्केट में कब नीचे हो रहा है, कहां से सपोर्ट ले रहा है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं जो कि प्रमाणित
प्रमाणित हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनसे आप सलाह लेकर के आप बात कर सकते हैं कि कब निवेश करना चाहिए लमसम में। ये तो हम समझ गए। अब यदि हम एसआईपी और लमसम को एक दूसरे से तुलना करें, तो क्या आप इसे किसी साधारण उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे मासिक ईएमआई और एक मुश्त भुगतान के संदर्भ में? क्योंकि हमारी ऑडियंस में कई लोग ऐसे भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे ऑडियंस है जो इन सब चीजों से अभी भी अनभिज्ञ है। जी तो जी थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालिए। जी। एसआईपी क्या होता है कि एसआईपी आपको जब मार्केट में, वो आप मार्केट हमेशा हाई पे होता है, या फिर अभी तक जैसे हम देखते आ रहे हैं पिछले 3 साल से मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा था, तो नए निवेशक ये नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ पे एंट्री ले, क्यों? क्योंकि मार्केट में बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो एसआईपी इस समय क्या होता है कि आपको एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहिए। और यदि मार्केट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो एसआईपी क्या होता है कि मैंने जैसा कि बताया कि एसआईपी में हर मंथ ऑन मंथ आप अपनी एनएवी को, नेट एसेट वैल्यू जो है उसको एवरेजिंग करते हैं, तो बेहतर फायदा मिलता है। यदि आप वहां से मार्केट में कोई गिरावट आती है तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। बात रही लमसम की, तो लमसम अगर मैं मार्केट बहुत टॉप पे बैठा हुआ है और वहां पे मैं लमसम में लेट्स सी कि अगर मैं 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डाल देता हूँ और मार्केट वहां से अगर 1000-1200 पॉइंट का करेक्शन आता है, तो आपका जो वैल्यू है, जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो करंट मार्केट पोजीशन में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो लमसम का निवेश जो है हमेशा, जब मार्केट नीचे होता है, एक अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है, तब वहां पर लमसम का निवेश करना चाहिए। और एसआईपी आपको हमेशा चालू रखनी चाहिए, चाहे मार्केट बॉटम पे हो। इनफैक्ट मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मनोज जी, आपके दर्शकों के लिए, कि यहाँ पे एसआईपी, जब मार्केट गिरती है तो एसआईपी को हमें एवरेज करना चाहिए, अपनी एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स बटोर रहे हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने दोनों विकल्पों को समझाया दीपक जी, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए काफी मददगार जानकारी साबित होती है। दीपक जी, हम जानते हैं बाजार की स्थितियां निवेश पर बहुत प्रभाव डालती हैं। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि बाजार की स्थितियां एसआईपी और लमसम दोनों को कैसे प्रभावित करती हैं? जी, मैंने जैसा कि आप बताया आपको मनोज जी, कि बाजार की स्थितियां, ये दोनों इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम डिस्क्लेमर में भी ये बोला जाता है, एमफी ने अपनी गाइडलाइंस और हर जगह डिस्क्लोजर में ये बोला है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमाधीन है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में करेक्शन जब भी आता है तो आपका निवेश कम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि मार्केट अगर एक साइकिल हमेशा नहीं बनाएगा। हम, अब मैं इसको एक दूसरे उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा मनोज जी, आपके दर्शकों के लिए, आपको तो बेहतर जानकारी है इन सब चीजों की, कि होता क्या है कि हम अगर कहीं मैराथन दौड़ रहे हैं, तो अगर मुझे 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो 5 किलोमीटर हो सकता है एक अच्छा स्प्रिंटर जो हो वो जल्दी से दौड़ करके कंप्लीट कर ले, लेकिन अगर दौड़ वही आपको 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़नी है, फुल मैराथन दौड़ना है, तो बीच बीच में क्या होता है, आप थकते हैं, आप रुकते हैं, वहां पे अपना रिफ्रेशमेंट लेते हैं, अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हैं और फिर बहुत से तेजी से दौड़ लगा करके अपनी रेस को पूरा करते हैं। वैसे ही यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, मार्केट अभी पिछले 3 साल से मार्केट में कंटिन्यूसली अपने हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। आप देखिए, कोविड के बाद में मार्केट में एक जब करेक्शन आया था, तो वहां से मार्केट ने कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 8 से 10 हजार पॉइंट की रैली दी। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में मार्केट में कोई मौका नहीं था कि निवेशक ये सोच सके कि कहाँ पे मेरा बॉटम है, कहाँ से मैं एक स्टार्ट कर सकता हूँ नए निवेश की। तो मार्केट में वो चलते चलते एक तरह से, जैसे मैंने बताया ना कि मैराथन दौड़ते दौड़ते मैं थक जाता हूँ तो अपने आप को रिचार्ज करता हूँ, तो वैसे ये मार्केट ना इतना दूर तक जा चुका था कि नए निवेशकों को मौका दे रहा है यहाँ पे मार्केट, कि थोड़ा सा भाई मैं नीचे जी हूं, आप मेरे पास बैठ जाइए और मेरे साथ में जो आगे की ग्रोथ है उसके एक आप हिस्सेदार बन जाइए। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब जब बाजार में अस्थिरता होती है तो लोग घबराते हैं, तो क्या लमसम निवेश इस समय फायदेमंद हो सकता है? जी मनोज जी, बिल्कुल। इस समय जो लमसम का निवेश है वो बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन है इस समय निफ्टी 50 में। और आप कोई भी इंडेक्स की बात कर लें, लेट इट बी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, या फिर आप जो बाजार का जो वैल्यूएशन इस समय चला गया, स्टॉक्स वगैरह आप देख लीजिए, जहां पर जिसकी जानकारी आप बहुत बेहतर रखते हैं। और अभी लमसम में यदि पैसा लगाया जाए तो 2 से 4-5 साल तक आप बेहतर रिटर्न यहां से कमा सकते हैं। जी,
तो लमसम उस समय फायदेमंद हो सकता है जब निवेशक को लगता है कि बाजार एक अच्छे स्तर पर है और इसके बाद बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा है। यह बात समझ में आई। क्या आप बता सकते हैं कि लमसम निवेश के लिए कोई खास स्थिति क्या हो सकती है जब ये ज्यादा फायदेमंद हो? जी, मैंने बताया आपको कि लमसम का निवेश हमेशा ऐसी जगह पे करना चाहिए जब मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुका हो। तो अभी जैसे मार्केट अगर आप देखें तो निफ्टी में 26,000 पे मार्केट गया था, 26,200 या 26,300 के लेवल पे आपने देखा था। और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट अभी 22,800 के लेवल पे आ गया है। तो आप से 4 से 5 हजार ये अगर परसेंटेज पे निकालें तो ऑलमोस्ट 13 से 14% के आसपास आता है। तो जब भी मार्केट इस साइकिल को अपने टॉप को ब्रेक करेगा तो ये आपके 14% तो आपके हुए ही। और जब मार्केट उसको टॉप को तोड़ करके ऊपर निकलेगा वो आपके एडिशनल बोनस होंगे। तो लमसम का निवेश इस समय बेहतर विकल्प है एक निवेशक के लिए। यदि आपके पास में कोई पैसा आपके पास है ऐसा पड़ा हुआ है कि बैंक में आपने नॉर्मली सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है जहां आपको 2 से 3% का मात्र इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे निकालें। उसके लिए भी मनोज जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे हम लोग क्या होता है एज अ एडवाइजर हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में हम लोगों को बॉटम एग्जैक्ट कहां पे बना है ये पता नहीं होता है। तो ये पैसा जो है हम लोग क्या करते हैं कि डेब्ट फंड में निवेशक को बोलते हैं कि आप अपने डेब्ट फंड में रखिए। और वहां से जब जब मार्केट में कोई छोटा छोटा करेक्शन आता है, लेट्स सी कि अगर 500 पॉइंट का करेक्शन आया तो वहां से हम इक्विटी फंड में ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये हमारा दैट इज कॉल्ड द एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो हर गिरावट में हम एक एनएवी को एवरेज कर लेते हैं जिससे कि निवेशक को जब भी मार्केट में वो एक उछाल आएगा वो एक बेहतर रिटर्न कमा पाए। और हमारी यही कोशिश रहती है कि निवेशक का फायदा। अच्छा, इससे तो ये साफ है कि लमसम का सही समय वो होता है जब बाजार की स्थिति सही हो और जोखिम को सही तरीके से समझा जाए। जी तो दीपक जी, अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई सलाह देंगे कि किस स्थिति में एसआईपी और किस स्थिति में लमसम को चुना जाए? जी मनोज जी, जैसा कि हमने आपको पूरा स्टार्टिंग से मैंने ये बताया कि एसआईपी हर उस पर्सन को करना चाहिए जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड पर्सन है या जिसकी मतलब आज भी अगर आज की तारीख में उसकी नौकरी लगी है और वो चाहता है कि मैं अपनी कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहता हूँ और वो बाजार का एक हिस्सेदार बनना चाहता है। तो एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को यहाँ से शुरुआत दे सकते हैं। लमसम जब आपके पास में आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया और बाजार में कोई भारी गिरावट देखते हैं किसी न्यूज बेस्ड की वजह से या मार्केट में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी आ गई जो मार्केट में करेक्शन आया है, तो आप वो पैसा अपना लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज और ऐड करता हूं यहाँ पे कि कौन से ऐसे फंड होने चाहिए जहां पे निवेश करना आवश्यक है या करना चाहिए मुझे। तो जैसे आपने लमसम किया हुआ है तो लमसम में लेट्स सी कि अगर मैं किसी एएमसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जैसे कि कोई फंड मैं बताता हूँ कि लार्ज कैप फंड में आपने निवेश किया है तो मार्केट में लमसम में निवेश लार्ज कैप फंड में आप उसी में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे आपने लोअर लेवल पे आपने ढेर सारी यूनिट्स को कलेक्ट किया, कम एनएवी आपकी कम थी और यूनिट्स आपने ज्यादा कलेक्ट कर लिया तो कम पैसे में आपने ज्यादा चीजें परचेस करी। अब एसआईपी के माध्यम से आप उसमें निवेश भी कर सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड में आपका वैल्यू जो है ज्यादा पैसे आपने डाले थे और हर मंथ ऑन मंथ आप क्या कर रहे हैं उसमें एसआईपी भी करते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि जब मार्केट में एक साइकिल आएगी, जब मार्केट में बुल रैली होगी तो वहां पे एक बेहतर रिटर्न बना करके ये आपको फंड दे सकता है। दीपक जी, मैं थोड़ा सा और विस्तार में जाना चाहूंगा। हम एक उदाहरण से इसको समझना चाहेंगे कि एक इंसान है राम और एक इंसान इंसान है श्याम। राम और श्याम में एक नौकरी पेशा है और एक व्यवसायी है। मुझे बताइए दोनों के लिए क्या एसआईपी इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, लमसम किसके लिए उपयुक्त है, या दोनों 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 लोग ले सकते हैं? मुझे इसमें थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए। जी मनोज जी, जैसा कि आपने बताया है कि एक व्यापारी है और एक है सैलरीड पर्सन। तो सैलरीड पर्सन का क्या होता है मनोज जी की सैलरी हर मंथ में आनी ही है, मतलब आनी है। बिजनेस में क्या होता है थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, समटाइम्स उसके पास में 1 महीने या 2 महीने उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में बिजनेस अच्छे से चल पाएगा।
तो वहां पे उसकी ज्यादा कमाई, बेहतर मुनाफा कमा सकता है। तो बिजनेसमैन को क्या है, एक अपनी जो इनकम है, वो एवरेज इनकम क्या है उसके हिसाब से एसआईपी कर लेना चाहिए। और जब भी मैंने बताया कि बाजार का माहौल ऐसा हो कि जब उसे लगे कि नहीं ठीक है, अब ये उसे, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा? तो आप किसी एक बेहतर सलाहकार, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उससे सलाह लेकर के बाजार की स्थिति का जायजा लीजिए कि कहाँ पे ऐसा मौका है जहां पे वो लमसम में निवेश कर सकता है। और जो आपकी औसतन आय महीने की निकल रही है उसका कुछ परसेंटेज आप एसआईपी के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात सैलरी पर्सन की, तो सैलरी पर्सन क्या है कि डे वन से, जिस दिन से उसकी नौकरी लगती है, उस दिन से उसकी आय फिक्स होती है कि मेरी के हर महीने मेरे को इतनी तनख्वाह आनी ही आनी है। तो वहां पे वो एक निश्चित अमाउंट से आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे एसआईपी करने के तरीके जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि डेली डेली में एसआईपी करना चाहूँ, वो भी संभव है यहाँ पे। मैं वीकली एसआईपी करना चाहता हूँ, वो भी संभव है। बाई मंथली में एसआईपी करना चाहता हूँ, वो भी संभव है। या फिर मैं मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ, वो भी संभव है। या फिर मैं क्वार्टरली एसआईपी करना चाहता हूँ, ये भी संभव है। तो देखिए कितना अच्छा और कितना फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इस मार्केट में, कि हमें हर जगह मौका मिल रहा है, कि हमें मौका ऐसा मिल रहा है कि जहां पे हम हर स्तर पर बाजार के निवेश के लिए एक बेहतर अवसर मिलता है, जहां पे हम निवेश कर सकते हैं। और चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, हर एक को एक एसआईपी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में निवेश करना बेहतर है। और वो अपने सपनों को इसी माध्यम से पूरा भी कर सकते हैं। दीपक जी, इस बारे में मैं थोड़ा और भीतर जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए पास तो ये एक विकल्प है कि उनके पास तो एक फिक्स्ड इनकम आएगी मंथली। जी। तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हम इतना का एसआईपी कर लेंगे। जी। लेकिन व्यवसाय के केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके हर महीने कुछ इनकम आए। कई बार ऐसा होता है कि इनकम उसकी 2 महीने 3 महीने नहीं आए, और कई बार बम्पर आ जाए। तो जी। मुझे आप ये समझाइए कि लमसम वाला क्या व्यवसाय के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते वो इसे टाइम ना करे। लेकिन किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर उचित समय पर उस जो कंसोलिडेटेड अमाउंट वो से जो मिलेगा, उसको वो उस टाइम पे इन्वेस्ट करके क्या वो बेहतर तरह से अपने इसका नियोजन कर सकते हैं। जी मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मेरे साथ। ये आपने जैसा कि मैंने अभी पिछले आपके प्रश्न में मैंने इसका जवाब दिया है कि जो व्यवसायी वर्ग है उसकी कोई इनकम फिक्स नहीं होती है। तो हो सकता है कि एक दो महीने उसकी कोई इनकम ही ना हो, बिजनेस मंदा चल गया, नहीं हो पा रहा उससे धंधा, तो उसकी कोई इनकम नहीं आ रही। लेकिन कभी ऐसा त्योहार का ऐसा मौका आया, त्योहार सीजन में या फिर शादियों का सीजन चल रहा है, जब ढेर सारा मतलब उसका व्यवसाय होता है, और उस व्यवसाय में यदि उसने कुछ अच्छा मुनाफा कमाया है, तो उस मुनाफे को लमसम के तौर पर बाजार में निवेश कर सकता है। वो बेहतर, आप जैसे कि आप आपके ऑडियंस है, उस ऑडियंस के में आप ये जानकारी दे सकते हैं, कोई अच्छा निवेश सलाहकार से एक बार सलाह जरूर लें। चाहे वो एनएससी प्रमाणित हो या फिर वो एनआईएसएम का कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो, जहां से वो बेहतर सलाह लेकर के मार्केट में निवेश कर सकता है। जी। तो इस तरह से राम और श्याम दोनों अपने तरह से मार्केट में जो मौजूदा प्रोडक्ट हैं उनमें इन्वेस्ट करके एक बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जी। जी। मुझे ये बताइए कि इसमें खतरे क्या हैं। खतरे खतरे ये है कि आम निवेशक की ये धारणा होती है कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश मैं करता हूं तो मेरा पैसा ये कोई फिक्स नहीं है, कि मैं यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है, एक सर्टेन गोल होता है सर। जैसे कि आप ये देखिए कि अगर मैंने एक महीने एक एक साल के लिए कोई गोल प्लान किया है कि लेट्स सी कि मेरे को गाड़ी का एक बीमा कराना है, तो मैं हर महीने में 20,000 रुपए, हर साल यहाँ पे मैं 20,000 का एक इंश्योरेंस गाड़ी के लिए ले रहा हूँ। तो क्यों ना मैं एक एसआईपी करा लूं, जिससे को मैं 12 से, औसतन मैं एवरेज रिटर्न बता रहा हूँ कि 12 से 15% का रिटर्न बनाए। तो मेरे को कम से कम उसमें कुछ 2-4 हजार रुपए या 2-3 हजार रुपए की कुछ वैल्यू इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में मार्केट की कंडीशन ऐसी ना हो कि वो 12% का रिटर्न भी बन पाए। तो निवेशक क्या होता है, यहाँ पे घबरा जाता है कि यार जिस पर्पस के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं, तो बाजार में क्या हुआ, घाटा हो गया मेरा। तो एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कभी भी आप छोटे ड्यूरेशन के लिए नहीं कराना चाहिए। हमेशा एसआईपी जो है
एक लंबी अवधि के लिए अगर आप लेके चलते हैं तो औसतन आपका रिटर्न जो बनता है, मार्केट की पिछली कंडीशंस में हमने देखी 12 से 13% का आप एक औसतन रिटर्न मान के चलिए, जब बन करके तैयार होता है। और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज, जो कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो एट्थ वंडर भी बोला जाता है, उसका फायदा आप लंबी अवधि में ही ले सकते हैं एसआईपी माध्यम से। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये 12-13% CAGR की बात कर रहे हैं आप। जी जी। हाँ। अच्छा, तो लमसम उन निवेशकों के लिए सही है जिनके पास मतलब एक मुश्त राशि है और जो बाजार की स्थिति को समझते हुए निवेश करना चाहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं, क्या दोनों रणनीतियों का संतुलन बनाए रखना अच्छा होगा, यानी SIP और लमसम का एक हाइब्रिड तरीका अपनाना। मेरे ख्याल से एक नया थॉट है, इस पर भी थोड़ी प्रकाश डालिए कि क्या ये संभव है। जी संभव है। और जब लमसम, यदि आपको मान लीजिए कि आप एक ऐसे निवेशक हैं कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारा एक फंड होता है जो मार्केट में है, हाइब्रिड इक्विटी फंड होता है, जिसमें आप क्या है कि आप डेट फंड का भी मजा ले सकते हैं और इक्विटी का भी। तो डेट फंड क्या करता है, आपका बचाव करता है, और इक्विटी फंड जो है आपको पैसे में बढ़ोतरी करने के लिए आपको मौका देता है। तो हाइब्रिड फंड अगर आपने कोई चयन कर लिया, तो वहां पे आपका लमसम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और एसआईपी आप पर्टिकुलर कोई लेट्स सी क्या लार्ज कैप फंड या कोई मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, जैसी बाजार की स्थिति उस समय पे आप कर सकते हैं निवेश। तो दोनों चीजों का फायदा आप ले सकते हैं, लमसम और एसआईपी का भी। अच्छा, मैं आप तक प्रश्न नहीं पहुंचा पाया, मुझे खेद है। मेरा प्रश्न इस हिसाब से था कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ जी और मेरे को अ, मैं तकरीबन मान लीजिए कि 10,000 रुपये या 20,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ। अब मेरे पास अकस्मक अकस्मक मेरे पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अकस्मक आ गया और अब मुझे लमसम भी करना है। तो मान लीजिए जैसे अभी मार्केट की स्थिति ऐसी है और मेरे पास अकस्मक धन भी आ जाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि SIP और लमसम ये दोनों का मिक्सअप क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे भी कई हमारे दर्शक होंगे जो इस तरह की नीति रणनीति बना के आगे काम करना चाहेंगे। तो जी क्या सर। ये भी संभव है? जी जी सर, बिल्कुल संभव है। एसआईपी आपकी जो कंटिन्यू थी उसे आप कंटिन्यू रखिए। और जब कभी भी इस तरह से आपके पास एक मुश्त राशि आ जाती है, तो आप उसको क्या करिए कि पर्टिकुलर एक फंड जो मैंने आपको बताया है कि वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उससे बेहतर विकल्प मैंने है कि डेट फंड में आप रख लीजिए वो पैसा। और डेट फंड से मैं एसटीपी कर दूंगा। जब जब मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आएगा, तो जब करेक्शन आएगा तो आप अपनी एनएवी को कम दामों में खरीद करके आप वहां पे, एक तरह से एसआईपी है, लेकिन जब मार्केट में कोई गिरावट आएगी वहां तब पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये हाइब्रिड रणनीति से निवेशक दोनों तरह के निवेश विकल्पों का फायदा उठा सकता है और जोखिम भी कम कर सकता है। अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो SIP, लमसम और हाइब्रिड रणनीति के बीच चुनाव करने में अ, दिक्कत पा रहे हैं? जी जी मनोज जी, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे एसआईपी और लमसम दोनों निवेश जो है बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब विकल्प अच्छा नहीं है। बस बाजार की स्थिति को समझिए आप, या अपने निवेश सलाहकार से बातचीत करिए, कांटेक्ट रखिए, टच में रहिए उसके, कि वो लमसम के लिए जब कॉल देता है तो आपको लमसम में पैसा डालना चाहिए। और एसआईपी किसी भी मार्केट कंडीशन में बेहतर उपाय विकल्प होता है। एसआईपी आप मार्केट गिरे या बढ़े, आपको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। जैसे मार्केट इस समय एक गिरावट का माहौल है, एक सेलिंग का माहौल है, तो पैनिक होकर के अपनी यूनिट्स को रिडीम मत करिए। इनफैक्ट अगर यदि यहाँ पे पैसा है तो आप और निवेश करिए, टॉपअप करिए अपने एसआईपी को, सो दैट आप आने वाले टाइम पे आप एक बेहतर रिटर्न कमा सकें। हम बात करते हैं सीएजीआर 12% की, लेकिन अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आप अपना जो गोल है उसे बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। दीपक जी, SIP तो ठीक है, लेकिन कितनी योजनाएं? एक आदमी कितनी योजनाएं ले? क्या 5,000 की SIP 500-500 करके 10 SIP करनी चाहिए 10 डिफरेंट फंड में, या 5,000 की एक ही SIP करनी चाहिए? सर मैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे दर्शक हमारे पास छोटी टिकट साइज के ही हैं। जी बड़ी टिकट साइज के तो जी। ज्यादातर दर्शक के पास तो वित्तीय सलाहकार हैं, लेकिन छोटी टिकट साइज में ये कैसे डिसाइड करें कि कितनी स्कीम ज्यादा है और कितनी स्कीम कम है?
सर स्कीम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्कीम ज्यादा रहने से आप डेविएट में डिपेंड करता है कि मनोज जी, जैसे यदि कोई निवेशक है जिसकी एसआईपी 5,000 रुपए की ही चल रही है, तो अधिकतम उसमें फंड एक या दो, मेरा सुझाव यही रहेगा, एक या दो। एक या दो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि उसका जो पोर्टफोलियो है, छोटा सा पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो बहुत ज्यादा स्कीम में आप चक्कर में फंस सकते हैं। आप ट्रैकिंग में दिक्कत है, फिर इसमें आपका कोई फंड पर्टिकुलर नहीं परफॉर्म कर रहा है वहां पे, तो एक फंड जो है, एक या दो स्कीम में, मतलब जो आपका फंड है, फंड साइज है, उसमें एक या दो स्कीम 5,000 के लिए सफिशियंट है। यदि अमाउंट यही बड़ा होता तो शायद एक और स्कीम ऐड की जा सकती थी। जी दीपक जी, लेकिन मैं समझना चाहूंगा इस बारे में कि मान लीजिए कि कोई कोई 25,000 वाला है, कोई 50,000 वाला है जो मंथली कर सकता है, क्या उसके लिए भी 2 या 3 स्कीम ही सफिशियंट है, या वो 5-6 स्कीम में जा सकता है? नहीं सर, वो भी सेम मैं कह रहा हूँ कि स्कीम बहुत ज्यादा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। आप 2 से 3 स्कीम के अंदर आप रहिए। बहुत ज्यादा आप रखना चाहते हैं तो 4 स्कीम रख लीजिए, बट ज्यादा स्कीम रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के जो भी फंड्स हैं, तो वो निवेश कहाँ पे हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका शेयर बाजार में ही निवेश हो रहा है। और वो जो स्टॉक्स होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, तो हर स्कीम में आप 2 स्कीम, 4 स्कीम, 5 स्कीम लेंगे तो आपका पैसा उन्हीं कंपनियों में निवेश हो रहा है जाकर के। तो दीपक जी ये बताइए कि फिर जो निवेश की जो समय सीमा है, वो औसतन कितनी रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, जैसे हमने अभी देखा कि स्मॉल कैप पिछले 3 सालों से बम्पर रिटर्न दे रहा था, और अब सबसे ज्यादा फसड्डी वही हो गया है। जी तो ये कैसे हम डिसाइड करें कि इस फंड में हमें कितने समय तक करना है? तो कुछ तो औसतन होता होगा कि औसतन निवेश आपको, चाहे मौसम कैसा भी हो बाजार का, आपका जो औसतन जो निवेश की समय सीमा है, उतनी तो आपको चलानी ही चलानी चाहिए। बिल्कुल, आपने अपने प्रश्न का जवाब आपने स्वयं खुद दे दिया। और जैसा कि आपने बताया कि निवेश हमारा यदि लंबी अवधि के लिए है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने निवेश छोटी अवधि के लिए किया है, छोटी अवधि का मतलब यहाँ पे ये है कि कम से कम 3 वर्ष, तो 3 वर्षों के लिए अगर निवेश किया है, तो आपको यदि मार्केट में एक कोई पीक मिलता है, या आपका निवेश सलाहकार ये बोलता है कि सर ये एक अच्छा समय है, बेहतर समय है, आप यहाँ पर कुछ पार्शियल विड्रॉल कर लीजिए, आप अपने अपने लाभ का, तो वहां पर कुछ यूनिट्स को रिडम्पशन कर लेना चाहिए और बाकी की यूनिट को आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए। तो ये एक बेहतर विकल्प है कि आपको जब जब मौका मिले, अच्छे मार्केट की कंडीशन पे आपको अपना पार्शियल बुकिंग करते रहना चाहिए। हमने दीपक जी, जब 2008 की मंदी आई, या जी 2012 का रियल एस्टेट का क्राइसिस आया 11-12 में, जी या 2018 में फिर से मेटल वाला क्राइसिस आया था, जी तो देखिए कि जब ये वाले पीरियड आते हैं, और उसके बाद जो बुल पीरियड या इनसे पहले वाले पीरियड में आप देखिए एनएफओ की बाहर आ जाती है। तो जब एनएफओ की बाहर आती है और आपका पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है जो ब्लीड कर रहा होता है, जी ठीक है, तो क्या आप, एक एक निवेशक सोचता है क्या मैं इससे निकल के फिर एनएफओ में चला जाऊं? तो उस स्थिति में निवेशक को कैसे संयम बरतना चाहिए? क्या एनएफओ में जंप इन, यहाँ से निकल के वहां, फिर वहां गए तो वहां नहीं आया, तो फिर वहां से यहाँ, तो इस मन स्थिति से कैसे निकले? सर, ये होता क्या है कि मार्केट में जैसा आप देखते हैं, मार्केट का उतार चढ़ाव या मार्केट का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से होता है। तो यदि मान लीजिए इस वर्ष गवर्नमेंट ने, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, आप इसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे रिलेट मत करिएगा, उनके बजट से। तो यदि मैं आज की मार्केट में कोई पॉलिसी इफेक्ट हो रही है जो निवेश की, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, मैं एग्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ पे किसान के लोन को माफ करके उनको, किसान को ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं उत्साहित करूंगा या उनको प्रोत्साहन करूंगा, उसके लिए मैं फंड जारी करूंगा। तो वो जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कंपनी को फंड जाएगा, टेंडर जाएंगे, तो कंपनी को कहीं का फायदा। एक फंड मैनेजर क्या करता है सर, ऐसे टाइम पे वो बजट को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और न्यूज को वो बहुत अच्छे से सुनता है, और वहां पे उस सेक्टर पे मौका ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि यहाँ पे ये सेक्टर जो आने वाले टाइम पे 2 4 5 साल के लिए, तो उसे थेमेटिक फंड के तौर पे उतारना चाहता है मार्केट में, तो वो एक नया एनएफओ लेके आता है। जैसे कि एक एएमसी का नाम नहीं लूंगा फिर यहाँ पे,
तो अभी रूरल अपॉर्चुनिटी फंड एक अभी रिसेंट टाइम पे आया हुआ था, रूरल अपॉर्चुनिटी फंड, और चल भी रहा है, कुछ दिन बाद में फिर से उसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अपकमिंग है कि किसानों की कहीं आय का कहीं ना कहीं उनको स्रोत बढ़ाना है, तो उस एएमसी को यहाँ पे उस एएमसी के फंड मैनेजर को लगा कि एक यहाँ पे मौका है जहाँ पे निवेशक का पैसा बन सकता है, तो उसने थीमेटिक फंड एक लॉन्च किया यहाँ पे। तो हमेशा ये उतार चढ़ाव मार्केट का जो होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी ड्रिवेन होता है, और या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी पे कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है, तो फंड मैनेजर जो है उन्हीं पॉलिसीज का अध्ययन करके एक मौका ढूंढता है, तभी ये एनफओ आते हैं। और जैसा कि एमसीज यहाँ पे ढेर सारी एमसीज हैं, तो हर एएमसीज में म्यूचुअल जो अपना फंड मैनेजर होता है वो अपने सारे निवेशकों के लिए एक बेहतर मौका ढूंढने के लिए थीमेटिक फंड का बीच बीच में एनफओ के तौर पर लेके आता है, ताकि निवेशक उसकी तरफ आकर्षित हों। दीपक जी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन जो अगला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है मेरा। जी मान लीजिए राम और श्याम दोनों एसआईपी कर रहे हैं, जी ठीक है, और ऑलरेडी उनकी एसआईपी चल रही है, मान लीजिए 10-10 हजार की ही चल रही है, जी फ्रेश पैसा उनके पास नहीं है, जी और वो एसआईपी में 2-2 साल हो गया है। अब अचानक से कोई एनएफओ आता है, जी तो पैसा है नहीं, एनएफओ लेना है, थीमेटिक है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जी जी। क्या वो इधर से बंद करके उधर जंप कर जाए, नहीं इसका प्रॉफिट लेके उधर जंप कर जाए? अभी सर, 2 ही साल हुआ है, तो क्या आप कहेंगे कि इसको 3 साल कंप्लीट करो फिर ही चेंज करना, नहीं या बीच में आप बोलते हो नहीं चेंज कर लो? सर, ऐसा ऐसा नहीं है कि यदि यह पैसा इन्वेस्टर के पास में नहीं है और उस फंड में जाना चाहता है, यदि उसमें अपॉर्चुनिटी बेहतर है, तो फिर से मैं यही कहूंगा कि यदि निवेशक स्वयं कर सकता है, तो एक ऑप्शन होता है स्विचिंग का, तो वो अपना फंड को स्विच कर सकता है जिस फंड में उसका पैसा पहले से निवेशित है। यदि वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो नए फंड में अपॉर्चुनिटी उसको ज्यादा दिख रही, तो अपने माध्यम से अपने एप्लीकेशंस जो हैं उसके माध्यम से वो स्वयं स्विच कर सकता है। यदि नहीं कर सकता तो अपने निवेश सलाहकार से आप मदद लीजिए, वो उस फंड से पैसा स्विच करके आपका जो नया फंड आ रहा है उसमें पैसा, मिनिमम एनएफओ का जो रिक्वायरमेंट होता है 5,000 रुपए से निवेश स्टार्ट कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है, 5,000 रुपए आपके पास में नहीं है, तो आप उस पैसे को आप स्विच करके आप एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंड में, या फिर जो एनएफओ निकलने के डेट के बाद में उसकी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दीपक जी, लेकिन क्या इसमें आपकी वो पिछली वाली सलाह कहीं ना कहीं बाधित नहीं हो रही है कि आप कम से कम 3 साल कंटिन्यू करें? सर, मैंने मुझे बोला ना कि कहीं ना कहीं वो जो आपने फंड है, यदि फंड वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने पहले यही बोला, फंड यदि परफॉर्म नहीं कर रहा है, यदि परफॉर्म कर रहा है, तो आपको दूसरे फंड की क्या आवश्यकता है, जब वही आपको एक अच्छा मौका दे रहा है, आपको अच्छा लाभ कमा के दे रहा है, तो आप दूसरी ओर क्यों आकर्षित होना चाहते हैं। तो मैं दर्शकों के लिए, दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ कि आप जो चला रहे हैं वो आप 3 वर्ष के लिए न्यूनतम आप चलाएं। कोई भी आपको डिसीजन लेना है, वो किसी भी स्कीम के 3 वर्ष के जो उसका रिजल्ट है उसको अध्ययन करने के बाद ही ये निर्णय लें कि आपको इससे बाहर निकलना है या इसको कंटिन्यू करना है या फ्रेश में जाना है। आपका थीमेटिक फंड पे क्या विचार है? क्या थीमेटिक फंड छोटे निवेशकों को लेना चाहिए या उससे बचना चाहिए, या आपके पास एक जब उत्कृष्ट पोर्टफोलियो तैयार हो जाए उसके बाद ही आप थीमेटिक फंड में जाएं, उससे पहले आप उससे बचें? जी क्योंकि थीमेटिक फंड क्या थोड़ा सा मुझे लगता है साइक्लिकल होता है। आप साइकिल के ढलान पे चढ़ेंगे और चढ़ान पे उतरेंगे तभी फायदा है। उसमें आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो वो एवरेज रिटर्न डाइवर्सिफाइड फंड के जितना ही एवरेज रिटर्न दे देगा। जी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अपने दर्शकों के लिए। थीमेटिक फंड में मैंने जैसा कि बताया कि ये थीमेटिक फंड बनते क्यों हैं, पहले आप इसके पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। थीमेटिक फंड तभी बनते हैं जब भी कभी फंड मैनेजर को उस सेक्टर में पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि विगत वर्ष में अगर मैंने देखा है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत प्रोत्साहन दिया था मैन्युफैक्चरिंग को, और पीएमआई डाटा जो था बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा ग्रोथ दे करके गया है। तो उस समय फंड मैनेजर्स को लग रहा था कि यहाँ एक मौका है, तो वो अपना एक एनएफओ को लेकर के आए मैन्युफैक्चरिंग फंड, और कई कई एमसीज लेकर के आई, और उस एनएफओ ने 42% तक का रिटर्न दिया। लेकिन यदि वो निवेश आज तक चल रहा होता, तो वो कहीं ना कहीं 10% के नीचे आ गया है। यदि आपने एसआईपी किया है तो ठीक है,
अगर या आपने एसआईपी के माध्यम से निवेश किया तो आपको अभी भी 12 से 13% का वो थीमेटिक फंड दे रहा है। लेकिन अगर आपको कम समय है, 1 साल का आपका हॉरिजन है, 1.5 साल का हॉरिजन है, 2 साल का हॉरिजन है, तो आप थीमेटिक फंड इट्स अ गुड। अगर इससे कम का है तो इस तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा थीमेटिक फंड में। मतलब थीमेटिक फंड एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो, एक तरह से आप समझिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ही है। दीपक जी, एक्चुअली फंड की बहुत बौछार होती है ना, जी क्योंकि जी आपने भी देखा होगा। जी और आप इस बात से भली भांति जानते हैं कि एनएफओ हो तो पैसा तो मार्केट से ही उठाना है, यानी जी निवेशकों का ही पैसा लेना है। जी 10 फंड सेम कैटेगरी के आएंगे, वो 10 फंड अमूमन 70% बराबर एक ही कंपनी में लगेंगे, चाहे 10 हो चाहे 15 फंड हो। जी ठीक है ना। और अंततोगत्वा कंपनी परफॉर्म करेगी, तभी एनएवी परफॉर्म करेगी। जी तो ये कैसे डिसाइड होगा कि अब अमुक अमुक मतलब कि इतने सारे में 10 फंड मैनेजर में से आप किसे चुनेंगे और वो परफॉर्म कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये एक संशय का विषय रहता है, आपको नहीं लगता? सर बिल्कुल ये संशय का विषय रहता है, लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, यदि आपका कोई निवेश सलाहकार है तो वहाँ आप उसकी मदद से एक पर्टिकुलर जिस किसमें कंपनी के फंड में मुझे पैसा वो लगाना चाहिए, वहाँ आपकी वो एक फंड मैनेजर की भूमिका, मतलब वो बंदा जो है आपका सलाहकार, वो आपकी बेहतर मदद कर सकता है कि 10 कंपनी के एक ही एनएफओ आया, एक ही थीम आया, तो वो पिछली कंपनी के पास रिकॉर्ड क्या है, फंड साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये बहुत सी जो टेक्निकली चीजें होती हैं वो एक बेहतर आपको एक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है। तो इसीलिए उसकी आवश्यकता होती है। आप डायरेक्ट स्कीम में जाते हैं तो आपको ये पता है कि आपने पास्ट रिटर्न केवल देख करके आप उसमें पैसा डाल देते हैं। आम निवेशक की धारणा होती है कि कंपनी ने 14-15% का रिटर्न बनाया या पीछे के 30% बना के दे दिया है तो ये कंपनी बेहतर ही होगी। ऐसा नहीं है, ये एक अवधारणा जो है गलत अवधारणा है। तो उस समय क्या चल रहा है वो आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ही बेहतर मुझे जानकारी। याद आता है दीपक जी, मुझे याद आता है एक रिलायंस का जी RNRL फंड एक आया था, हाँ, यदि बहुत पहले आपको आया था। जी जी तो ये बस खाली एक, बिल्कुल। अब तो वैसे रिलायंस, अब तो रिलायंस म्यूचुअल फंड बंद ही हो गया है। जी जी तो लेकिन ये जब RNRL फंड आया था तो इसमें भी यही बात हुई थी कि तब तो बहुत हवा थी। जी उसकी हवा तो फिर 2-3 साल में ही निकल गई। हाँ वो फंड बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो जी थीमेटिक फंड की यही दिक्कत है कि उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, जी लेकिन आगे के 2-3 साल में पता नहीं वो 10 के 10 परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक दिक्कत का विषय हमेशा से रहा है, मुझे लगता है ये आगे भी रहेगा। आगे भी मुझे रहेगा। लगता है कि वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में ही समझदारी है, अगर आप थीमेटिक फंड की तरफ जाना चाहते हैं। जी ये मनोज जी, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा यहाँ पे। हम्म, आपको शौक है गाड़ी चलाने का और आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है। गाड़ी तो आपने हम्म, ले ली, ठीक है, क्योंकि आप, मैं इससे रिलेट करूंगा कि मार्केट में काफी ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपको एक क्लिक में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या क्या आप उसे अपने वित्तीय जर्नी में, अपने निवेश की यात्रा में आप उसे अपने साथ में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये अमूमन आज की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बेहतर उदाहरण है कि मार्केट में 3 साल तक बेहतर रिटर्न बना के दिया तो आप मार्केट की जय जय कर रहे थे, मार्केट को सब कुछ अच्छा कह रहे थे। अब जब मार्केट में एक गिरावट आई है और तो वो वही जो 3 साल पहले नए निवेशक जो थे कि जिस चीज में हाथ रख देते तो सोना बन जाता था, लोग कहते थे कि म्यूचुअल फंड से बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? यहाँ पैसा डाला, 40%, 30% अमूमन बन रहा था, लोग तो खुश हो रहे थे। आज मार्केट में एक करेक्शन आया तो घबरा करके वो आए दिन फोन करेंगे, ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए कहीं जीरो ना हो जाए। तो ये अमूमन एक मंशा जो होती है एक निवेशक की, वो उससे अपना धैर्य खोने लगता है। तो यदि आप, हाँ। यस, तो आम तौर पे मुझे यदि, मुझे भी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था कि यहाँ पे धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जी जिस कंपनी का भी मैंने नाम लिया उसी कंपनी का एक ग्रोथ फंड भी था, जी तो जी आज तक भी अच्छा चल रहा है। आज तक और भी अच्छा चल 90s। रहा है। देखिए इसका एक और क्लासिक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने फंड का नाम ले ही लिया तो मैं उसके बारे में जानकारी, यदि आपने 2000 सन 2000 में यदि उस कंपनी के फंड में आपने 1 लाख रुपए भी डाले होते तो आज उसकी वैल्यू, मनोज जी, आप यकीन मानिए कितनी होनी चाहिए या क्या हो सकती है बताइए आप। या आपके उसकी जो निवेश आपके जो ऑडियंस है, लेट कमेंट, मेरे ख्याल से 200-300 गुना तो हो ही गई होगी। सर कमेंट सेक्शन में उनका ऑडियंस से आने देते हैं कि उसकी फंड की वैल्यू क्या हो गई होगी।
1 लाख हाँ, रुपए यदि आपने सन 2000 रुपए में निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन हम दोनों के डिस्कशन से बेहतर है कि बाहर ऑडियंस वो ज्यादा। ऑडियंस को इसका जवाब देने चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं फिर भी हम मैं अपने श्रोतागण से एक मैं हिंट दे निवेदन देता हूँ करेंगे, यहाँ पे। कृपया इसका जवाब वो हमें कमेंट सेक्शन में दें। जी जी, मैं जी दीपक जी कहिए। एक हिंट दे देता हूँ कि इसकी वैल्यू कम से कम करोड़ों में है। अब कितने करोड़ है ये आपको बताना है। तो धैर्य धैर्य रखने वाले जी, का, जिसका धीर बना रहेगा, यहाँ जो पे अधीर क्या नहीं है होगा कि बैंक वही अकाउंट। कमाएगा। जी जी, मनोज जी, बैंक अकाउंट में लोगों का पैसा पड़ा रहता है। बैंक में हाँ कितना रिटर्न मिल रहा है लोगों को कोई चिंता नहीं रहती है। यदि हाँ वही पैसा आपका एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपको बताता है कि नहीं यहाँ बेहतर रिटर्न बन सकते हैं, और वो पैसा कहता है कि आप निवेश करिए, आप पहले दिन से या आप अपने एप्लीकेशन में खोल करके ये देखने लगते हैं मेरा आज कितने टका बना या मेरा कितना पैसा बढ़ा। हाँ पैसा हाँ हर रोज बढ़े ये जरूरी नहीं है। हाँ। आपको रिटर्न जो है, बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो सालाना ब्याज देती है ना बैंक। तो कम से कम अपने फंड को 1 साल का तो टाइम दीजिए फंड को परफॉर्म करने। 1 साल, 1 साल दीपक जी मुझे नहीं लगता है कि मनोज जी, बहुत ज्यादा समय है। मैं तो सिर्फ ये मुझे लगता है कि 3 वर्ष। दीपक जी मैं आपको बताऊं कि 2008 से लेके 13 तक, तब हम कहते हैं कि 3 वर्ष जी बहुत सही है। जी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि 5 वर्ष आपको, मिनिमम आपको 5 वर्ष किसी भी फंड में लगाना चाहिए। उससे पहले तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो बाजार की स्थिति है वो आज से 10 साल पहले वाली स्थिति नहीं रही है, नहीं स्थिति रही है। बदल गई है। बिल्कुल। तो मनोज जी, मैं यही कहना चाहता था कि निवेशक क्यों परेशान होता है। निवेशक ये सोचता है कि अगर किसी निवेश सलाहकार की मदद से उसने निवेश कर दिया तो यहाँ पे दूसरे दिन से ही कोई मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। मैजिक नहीं स्टार्ट होता। मैजिक, रियल मैजिक कंपाउंडिंग का होता है लंबी अवधि में। और ये जी मैंने बताया कि एट्थ वंडर कंपाउंडिंग जो है, एट वंडर है, मतलब आठवां अजूबा दुनिया का, जो आपको जी क्या से क्या बना सकता है आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए जी कि जी जी आप 1,000 रुपए की अगर मान लीजिए कि 15,000 रुपए किसी के पास में है मनोज जी, और जी एक फंड, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, ये गारंटी के तौर पे ना लें, कि 15,000 रुपए की आप एक एसआईपी कर रहे हैं और 15 साल के लिए कर रहे हैं, और ये फंड अगर आपका 15% की रिटर्न दे रहा है, तो आप सोचिए जी 15,000 रुपए के एसआईपी के माध्यम से आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो जी जो जी जी जो लड़के आज की डेट में जॉब में जाते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, लेट इट बी आईटी सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो जहां पे भी वो जॉब करते हैं, अच्छी खासी सैलरी थी, जी तो क्या 1 लाख रुपए में से मैं 15,000 रुपए भी नहीं निकाल सकता हूँ अपने अपने भविष्य के लिए? यदि वो डे जी वन से, जिस दिन नौकरी लगती है, फर्स्ट मंथ से अगर वो एक एसआईपी स्टार्ट कर लें, तो भविष्य में आने वाले समय में वो 15 साल में 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। और इस 1 करोड़ का क्या करना, वो अपने फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, कोई अपना कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर जो है एक फंड बना के दे सकते हैं जिसकी आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। मैं एसडब्ल्यूपी पे यहाँ पे इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि आज का जो आपने टॉपिक चुना है वो एसडब्ल्यूपी एक अलग ही टॉपिक है, डिटेल में जिसका जी जी डिस्कशन कभी मौका मिला तो आपके साथ में बात करेंगे उसके बारे में भी। जी। तो जी बहुत सही कहा दीपक जी आपने। अब दोस्तों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको कौन सी रणनीति ज्यादा पसंद आई? एसआईपी, लमसम या हाइब्रिड? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और अधिक निवेश सलाह के साथ ऐसे और एपिसोड लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी मनोज जी। बहुत धन्यवाद दीपक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से एसआईपी और लमसम की रणनीतियों को समझाने के लिए। मनोज जी, धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि मुझे आपने इस चर्चा का एक हिस्सा बनाया, और उम्मीद करता हूं कि आपके श्रोता जो हैं या फिर इस चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं कुछ जानकारी दे पाया हूं, जानकारी देने में सफल रहा हूं। यदि कोई उनकी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार वो बता देंगे तो मैं उसका बेहतर आंसर कर सकता हूं। जो स्पेसिफिक आंसर है वो मैं उनको दे सकता हूं। तो मनोज जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ मैं अपने श्रोताओं, आपके श्रोताओं को मैं कुछ जानकारी दे सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।